आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली आदत पर बात करेंगे, ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। हमारे पास जो सामग्री है वो मन को शांत करने और इस आदत से छुटकारा पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि ये आदत काम कैसे करती है और इससे बाहर निकलने के लिए कौन से ठोस तरीके अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ थ्योरी पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन तकनीकों पर ध्यान देंगे जिन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं जो हमारी पूरी बातचीत की नींव रखेगा। आप असलियत की वजह से दुखी नहीं होते, आप उस कहानी की वजह से दुखी होते हैं जो आप उस असलियत के बारे में खुद को बार बार सुनाते हैं। ये लाइन मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सच में गहरा विचार है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, जो कि लगभग असंभव है। ये चर्चा दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखने के बारे में है, ताकि वो हमारा मालिक ना बने, हम उसके बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वे शायद बहुत बुद्धिमान या सावधान होते हैं, लेकिन हमारे स्रोत इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। वे कहते हैं कि ओवर थिंकिंग बुद्धिमानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है ना। स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं। ओवर थिंकिंग असल में डर का एक रूप है, बस उसने सोचने का एक मुखौटा पहना हुआ है। डर? किस चीज का डर? ये असफलता का डर हो सकता है, लोगों की राय का डर, या कोई गलत फैसला लेने का डर हो सकता है। हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश में हर चीज का इतना ज्यादा विश्लेषण करने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो हर पहलू पर 100 बार सोचेगा तो कुछ गलत नहीं होगा। और नतीजा ये होता है कि हम एक्शन लेने की जगह बस सोचते रह जाते हैं। एक बहुत अच्छा अंतर बताया गया है। सोचना तब मददगार होता है जब वो किसी एक्शन या समाधान की ओर ले जाए, लेकिन जब सोचना ही एक्शन की जगह ले ले तो वो ओवरथिंकिंग बन जाता है। ये एक लूप की तरह है। आप सोचते हैं ताकि आप सुरक्षित महसूस करें, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से आप एक ही जगह फंसे रहते हैं, जिससे असुरक्षा और चिंता बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो अगर ये एक समस्या है तो किसी का भी पहला रिएक्शन होगा, ठीक है, मुझे इन विचारों को रोकना है। पर हमारे स्रोत कहते हैं कि ये कोशिश ही नाकाम होने की गारंटी है। ऐसा क्यों? मैं अपने विचारों को रोक क्यों नहीं सकती? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। वो कहते हैं कि अपने मन को आकाश की तरह देखो। आकाश की तरह? हाँ, और विचारों को बादलों की तरह। आप बादलों से लड़ते नहीं है, आप उन्हें बस आते जाते देखते हैं। ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन असल में करना मुश्किल है ना? जब कोई डरावना विचार आता है तो उससे लड़ना ही स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम किसी विचार का विरोध करते हैं, जैसे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, तो हम अनजाने में उस विचार को और ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते हैं। हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, और फिर आप सिर्फ उसी के बारे में सोच पाते हैं। तो मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश उन्हें और मजबूत बना देती है। एकदम सही। इसलिए लक्ष्य विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि खुद को उन विचारों से अलग करना सीखना है। जब आप विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें जज किए, तो उनकी शक्ति अपने आप कम हो जाती है। वो बस आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस देखना है। लेकिन ये देखना कैसे संभव है? जब कोई विचार आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वो बहुत असली लगता है, वो सिर्फ एक बादल जैसा महसूस नहीं होता। यहीं पर इस गाइड का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। एक ऐसा मानसिक बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। और वो ये है, ये गहराई से समझना कि आप अपने विचार नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? विचार तो मेरे ही दिमाग में आ रहे हैं, तो वो मेरे कैसे नहीं हुए? इसका मतलब है कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी डरावना या नकारात्मक क्यों ना हो, वो आपके दिमाग में आया हुआ सिर्फ एक वाक्य है, एक सुझाव है। वो सच्चाई नहीं है, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। स्रोत में एक उदाहरण है, क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया? ये विचार एक तथ्य नहीं है, ये आपके दिमाग में पैदा हुआ सिर्फ एक शोर है। तो फिर इस दूरी को, इस फासले को कैसे बनाया जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सीधे स्वीकार करने की बजाय अपने मन में एक छोटा सा बदलाव करें। मैं फेल हो जाऊंगा सोचने के बजाय ये सोचें, मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वाह, मैं फेल हो जाऊंगी और मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी। इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले में ये एक सच्चाई लगती है,
दूसरे में ये बस एक एक घटना लगती है जो मेरे दिमाग में हो रही है। बिल्कुल। दूसरे वाक्य में आप एक ऑब्जर्वर हैं जो अपने मन की गतिविधि को देख रहा है। आप विचार बन नहीं गए, आप विचार को देख रहे हैं। यही छोटा सा फासला आपको ये शक्ति देता है कि आप उस विचार पर कैसे रिएक्ट करेंगे या रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, क्या हर तरह की ज्यादा सोच एक जैसी होती है? क्योंकि मुझे लगता है कि कभी मैं बीती बातों पे अटक जाती हूँ, तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाती हूँ। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, वो ओवरथिंकिंग को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटते हैं और ये जानना बहुत मददगार हो सकता है। पहला है अतीत पर आधारित, जो आमतौर पर पछतावे या अपराध बोध के रूप में होता है। मुझे ऐसा करना चाहिए था या मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। ये तो बहुत आम है। दूसरा क्या है? दूसरा है भविष्य पर आधारित, जो चिंता और डर के रूप में सामने आता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, या क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया, मतलब भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर। और तीसरा, मुझे लगता है ये फैसलों से जुड़ा होगा। आपने सही पकड़ा। तीसरा है फैसलों पर आधारित, जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं या हमें गलत चुनाव करने का डर होता है। कौन सा रास्ता चुनूं, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो ये हमें पंगु बना देता है। तो क्या इन तीनों के लिए अलग-अलग समाधान है? और बहुत सीधे समाधान हैं। अतीत के लिए स्रोत कहता है कि आप अतीत को बदल नहीं सकते, है ना? तो बार बार उसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। बस खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? एक बार जब आपको सबक मिल जाए तो उस भावना को जाने दें। और भविष्य की चिंता के लिए? भविष्य के लिए समाधान है ये याद रखना कि भविष्य अभी मौजूद नहीं है, वो सिर्फ आपकी कल्पना में है। तो क्या होगा अगर सब गलत हो गया? जैसे बेकार सवाल पूछने की जगह ये पूछना चाहिए, अभी मैं अगला सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? एक्शन चिंता को खत्म कर देता है, क्योंकि आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर चला जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और फैसलों को लेकर जो हम सोचते रह जाते हैं, उसके लिए क्या उपाय है? हम सोचते हैं कि हमें एक्शन लेने से पहले पूरी स्पष्टता चाहिए। और स्रोत कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। स्पष्टता एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। ज्यादातर फैसले बदले जा सकते हैं। कोई भी छोटा कदम उठाएं, आपको तुरंत ज्यादा जानकारी और स्पष्टता मिलेगी, जो आपको अगला कदम उठाने में मदद करेगी। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि ओवरथिंकिंग हमें या तो अतीत में रखती है या भविष्य में। तो इसका मतलब समाधान अभी में, यानी वर्तमान में है। लेकिन जब दिमाग में तूफान चल रहा हो, तो वर्तमान में वापस कैसे आएं? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली और तुरंत काम करने वाली तकनीक बताई गई है, जिसे वे नाउ एंकर तकनीक कहते हैं। यह आपके दिमाग को विचारों की काल्पनिक दुनिया से निकालकर आपके शरीर और वर्तमान क्षण में वापस खींच लाती है। ये कैसे काम करती है? जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें, तो बस रुकें और ये करें। ऐसी 5 चीजों को देखें और मन में उनके नाम लें, जो आप अभी देख सकते हैं, जैसे लैपटॉप, कप, दीवार। अच्छा। फिर ऐसी 3 आवाजों पर ध्यान दें जो आप सुन सकते हैं, जैसे पंखा, कीबोर्ड की आवाज, और अंत में एक गहरी धीमी सांस लें। यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या सच में जब दिमाग में तूफान चल रहा हो, तो सिर्फ 5 चीजों को देखने से वो शांत हो सकता है? ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? ये सरल है, लेकिन इसीलिए प्रभावी है। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि ये आपके दिमाग को मजबूर करती है कि वो सोचना छोड़कर महसूस करने पर ध्यान दे। आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना। जब आप पूरी तरह से अपनी इंद्रियों के माध्यम से वर्तमान में होते हैं, तो एक ही समय पर गहराई से सोचना लगभग असंभव हो जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। इसके साथ ही 10 मिनट के दैनिक मानसिक प्रशिक्षण का भी जिक्र है, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये शायद लंबे समय के लिए मददगार है। बिल्कुल, जैसे हम शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ये मन के लिए जिम है। रोज 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने से आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि जब भी वो भटके, उसे धीरे से वापस कैसे लाना है। ये अभ्यास हमें जागरूक बनाता है और विचारों के बहाव में बह जाने से रोकता है। इन सब तकनीकों के बावजूद स्रोत एक गहरी जड़ की ओर भी इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर ओवरथिंकिंग के मूल में आत्मविश्वास की कमी होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओवरथिंकिंग असल में सुरक्षा की तलाश है। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि अगर चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हुई, तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमेशा सही होगा।
आत्मविश्वास का मतलब है ये भरोसा कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो मैं उसे संभाल लूंगा। तो ये आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ ठोस तरीके बताए गए हैं। पहला, खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करना। अगर आपने तय किया कि आप 10 मिनट टहलेंगे तो टहलें। इससे आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाता है कि आप भरोसे के लायक हैं। दूसरा, अनिश्चितता के बावजूद छोटे एक्शन लेना। और तीसरा, गलतियों को बिना खुद से नफरत किए स्वीकार करना और उन्हें सीखने का अवसर मानना। यहाँ एक विज्ञान समर्थित तथ्य का भी जिक्र है जो मुझे बेहद दिलचस्प लगा। 90 सेकंड का नियम, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर के शोध पर आधारित है और ये जानना बहुत मुक्त करने वाला हो सकता है। उनका कहना है कि जब कोई विचार हमारे मन में आता है और उससे कोई भावना पैदा होती है, जैसे डर, गुस्सा या उदासी, तो उस भावना से जुड़ी जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना या पेट में बेचैनी, हाँ, वो हमारे शरीर में केवल 90 सेकंड तक ही रहती है। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि किसी भी भावना का शारीरिक असर सिर्फ 1.5 मिनट तक रहता है? हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई भी बुरी भावना, चाहे वो कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, असल में बस 1.5 मिनट की मेहमान है। हाँ, अगर हम उसे दोबारा ना बुलाएं तो वो रासायनिक प्रक्रिया 90 सेकंड में शरीर से प्राकृतिक रूप से निकल जाती है। ओवरथिंकिंग उस भावना को घंटों या दिनों तक इसलिए जीवित रखती है क्योंकि हम उसी विचार को बार बार अपने मन में चलाकर उस 90 सेकंड के लूप को बार बार शुरू करते रहते हैं। तो मतलब हर बार जब हम सोचते हैं ये कितना भयानक है, हम उस भावनात्मक प्रतिक्रिया को फिर से ट्रिगर कर देते हैं। एकदम, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब है कि अगर हम उस शुरुआती 90 सेकंड में खुद को विचलित कर लें या उस विचार को बस एक दर्शक की तरह देख लें, तो हम उस भावना के जाल में फंसने से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप उस लहर को अपने ऊपर से गुजरने दे सकते हैं, बजाय इसके कि उसमें डूब जाएं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं, तो मानसिकता में अंतिम बदलाव क्या होना चाहिए? सोचने को खत्म करने की बजाय उसे सही दिशा देने की बात कही गई है। हाँ, हमारा दिमाग एक जवाब देने वाली मशीन है। आप उससे जो सवाल पूछेंगे, वो उसका जवाब ढूंढेगा। अगर आप पूछेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको 10 कारण गिना देगा कि आपकी जिंदगी कितनी खराब है। लेकिन अगर आप बेहतर सवाल पूछें, तो आपको बेहतर जवाब मिलेंगे। तो बेहतर सवाल क्या हो सकते हैं? स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे अभी इस पल में मैं क्या नियंत्रित कर सकती हूँ, या कौन सा एक काम मुझे आगे बढ़ाएगा, या फिर एक बहुत शक्तिशाली सवाल, अगर मुझे खुद पर पूरा भरोसा होता तो मैं क्या करता। ये सवाल आपका ध्यान समस्या से हटाकर समाधान, एक्शन और आत्मविश्वास पर ले जाते हैं। इसके साथ ही एक और जरूरी बात है निश्चितता की जरूरत को छोड़ना। सही कहा। ओवरथिंकर हर चीज की गारंटी चाहते हैं जो जीवन में कभी नहीं मिलती। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ निश्चित हो जाता है। शांति तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अनिश्चितता जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और विकास के लिए थोड़ा जोखिम उठाना जरूरी है। और एक बहुत ही व्यवहारिक उपाय भी दिया गया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें रात में सोते समय ज्यादा सोचने की आदत है। हाँ, जिसे ब्रेन डंप कहते हैं। सोने से पहले अपने सभी विचारों, चिंताओं और कामों को एक कागज पर लिख दें। उन्हें हल करने की कोशिश ना करें, बस उन्हें दिमाग से निकालकर कागज पर डाल दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग को एक संकेत मिलता है कि ये विचार सुरक्षित जगह पर लिख दिए गए हैं, उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे दिमाग को आराम मिलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बातें मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, वो ये हैं। पहली और सबसे जरूरी, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते रहते हैं, वे तथ्य नहीं हैं। दूसरी, एक्शन विश्लेषण से हमेशा बेहतर है। जब भी शक हो, कोई छोटा सा कदम उठाएं। तीसरी, नाउ एंकर तकनीक जैसी चीजों से वर्तमान में रहना चिंता को तुरंत दूर करता है। और आखिरी, ये सब आत्मविश्वास बनाने पर आकर टिकता है, खुद पर यह भरोसा कि आप नतीजों को संभाल सकते हैं। यह एक बेहतरीन सारांश है। मैं इस चर्चा को इस शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगी। एक शांत मन एक खाली मन नहीं है। यह एक ऐसा मन है जो जानता है कि कब जाने देना है। बहुत खूब। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। स्रोत कहता है कि आप विचारों को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन आप उनके नियंत्रण से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आज से जीवन के किसी एक छोटे से क्षेत्र में ये आज़ादी कैसी दिखेगी? इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है?